वो कह रहे हैं मेढक, अरे बरसाती टाइम में मेढक भी निकलेंगे। इनको जो मुद्दा नौकरी वाला है, देखना आप इलेक्शन से 1 महीने पहले इनकी नौकरी भी लगेगी और 4 महीने ये करेंगे भी, और किसी ना किसी कमी पे इनको बाहर भी निकाल दिया जाएगा। ये लिख के देना। तो ये एक मुद्दा। तो अब तक तो आप बीजेपी में रहे, आपने अब तक आवाज क्यों नहीं उठाई? अरे ये बच्चे पागल है क्या? ये लड़के हमारे युवा भाई पागल है, ये समझते नहीं सब कुछ। आपको कौन सी मुख्य ऐसी समस्याएं नजर आती हैं जिनको आप मुद्दा बनाकर ये कहेंगे कि भाई मैं लोगों के लिए ये काम करूंगा? अगले 2 दिन में स्टार्ट कराएंगे और जब कोई रोकेगा तो फिर हम अपनी जो मेरे क्षेत्र की जनता है, सम्मानित मेरे बुजुर्ग युवा, सबको इकट्ठा करके फिर हम धरना देंगे, लेकिन कैसे रोकेंगे। जेवर में एयरपोर्ट बना हुआ है और जेवर की सड़कें तक व्यवस्थित ना हो, तो मैं युवाओं को लेकर सबके लिए टोली हटवा दूंगा। तो आप अभी किस पार्टी से उम्मीद लगा रहे हैं, या फिर निर्दलीय का भी विचार हो सकता है? तो सभी से अपने क्षेत्र के जितने भी मेरे युवा, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, सर्व समाज से मैं एक निवेदन करूंगा। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज आप सभी के साथ रूबरू होने के लिए गेस्ट की श्रृंखला में आज स्टूडियो जेवर प्रेस में मौजूद हैं योगेंद्र सिंह छौकर। जी हाँ, काफी लंबा अनुभव है राजनीति का, समाज सेवी हैं, अक्सर युवाओं के बीच में चर्चित रहते हैं, युवा नेता हैं। काफी लंबे समय से सक्रिय रहने के बाद में इस बार मन बना रहे हैं अपनी विधानसभा की सेवा का। सबसे पहले स्वागत करते हैं योगेंद्र सिंह छौकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो जेवर प्रेस में। चंचल शर्मा जी और आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने जनता के बीच में आपके चैनल के माध्यम से एक अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। छौकर साहब, आज बात करेंगे खुलकर। काफी लंबे समय से हम भी आपसे परिचित हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपका व्यवहार लोगों को लुभाता है। राजनीति की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं, राजनीति किस लिए है? सबसे पहले आज आपसे ये सिंपल सवाल रहेगा। देखो, लगभग 50 साल पहले जी हमारे बाबा, हमारे परिवार से ही, गांव से ही बाबा छतरपाल सिंह छौकर एमएलए रहे थे। उसके बाद कांग्रेस ने इस सीट को रिजर्व कर लिया था। जी ये सीट 2010 में जब ये जर्नल हुई तो मैंने अपना मन बनाया कि कोई सेवा करनी है जनता की, और कोई ना कोई एक ऐसा उतरता है क्षेत्र में, जो भी देश में, मान लो क्षेत्र में, तो क्षेत्र की राजनीति कर रहा हूं, अपनी विधानसभा की, कुछ अंदर से ही कुछ भावनाएं होती हैं आदमी की कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूं, लेकिन वो भावनाएं आपकी असली होनी चाहिए। तो मेरी भावनाएं ऐसी हैं कि मैं लगभग 16 साल से क्षेत्र में हूं। मेरे को किसी भी समाज का कोई भी काम मिला, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, बहन बेटी की शादी हो, कोई गरीब का कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार है उसकी मदद करना हो, मैं जिस लायक हूं, मैंने आज तक वो काम मैंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने सम्मानित बुजुर्ग माताएं बहनों के लिए, खासकर अपने युवाओं के लिए आगे निकलने के लिए। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट या दौड़ प्रतियोगिता या मैंने कोई ऐसा कोई उनको आगे बढ़ाने का जो भी एक उत्सव हो, या कोई भी मिलता है, माहौल मिलता है, उस माहौल को बनाने के लिए मैंने पूरी अपनी जी जान लगाई है। और मेरे मन में कुछ ऐसी भावनाएं हैं कि अगर हम सच्चे मन से अगर सेवा करें क्षेत्र की, अपने खुद के व्यापार पे या खुद के धंधे पे ना ज्यादा फोकस करके अपने लिए अगर हम जनता के लिए कुछ करें तो कर सकते हैं, लेकिन भावनाएं होनी चाहिए। वो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पहले अपने व्यापार के ऊपर ध्यान दे रहे, अपना पेट, अपना घर भर रहे। अरे भगवान का दिया हुआ इतना है, 2 रोटी खानी, जिन्हें देश के लिए सेवा करी, उन्हें अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्या लेके गए वो साथ में? भावनाएं तो होनी चाहिए पहले। छौकर साहब, लंबे समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं, 16 साल का समय बता रहे हैं आप जो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है उसके सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं जी। आपने शिद्दत के साथ उस पार्टी को निभाया है और उसके लिए काम किया है। वर्तमान में कैसे देखते हैं उस स्थिति को? अब मैं बताता हूं आपको भी। जब 2010 में हमने राजनीति ज्वाइन करी तो सबसे पहले मेरी टिकट हुई थी राष्ट्रीय लोकदल से 2012 में। बाबा हरदेव सिंह उसके प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन वो कुछ मुद्दे ऐसे रहे, जब हमारे को प्रत्याशी बना दिया गया
राष्ट्रीय लोक दल का जी। तो ये लगभग एक हफ्ते पहले दोनों का, कांग्रेस का और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन हुआ और टिकट चली गई कांग्रेस के खाते में जी। जिससे धीरेन्द्र सिंह जी चुनाव लड़े। अच्छा। धीरेन्द्र सिंह जी चुनाव लड़े उससे। उसके बाद हमने और बाबा साहब ने, तो उन्होंने 2012 में ही बीजेपी हमने ज्वाइन करी थी। अच्छा। हम सबसे पहले वहां गए थे अपना मेरठ, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इसके प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनका एक्सीडेंट भी हुआ था उस टाइम। हम जब गए तो बाबा को उसी टाइम उन्होंने प्रदेश का संयोजक बनाया, मेरे को जिले का संयोजक बनाया था उसी टाइम से। और आज तक मैं भाजपा में हूँ। जब भाजपा की सरकार ना तो केंद्र में थी ना प्रदेश में थी, मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से मैंने वो काम अपनी पार्टी के लिए करे। जब योगी जी की, जब मोदी जी की रैली थी वहां पे क्या बोलते हैं अपने मथुरा के पास पड़ता, फरा जगह पड़ती है, फरा जी। हम यहाँ से बस भर के ले गए थे अपने पैसे से, अपने खुद का राशन, मतलब जो भी मेरे जो क्षेत्र के मेरे को बहुत प्यार करते हैं वो सब लोग, मेरे सम्मानित लोग उस बस में बैठ के गए। मैं खुद बस में बैठ के गया। हमने सब्जी पूरी पैक कराई। बता रहा हूँ ना आप, उस कितने समय पुरानी बात बता रहे हैं? 2014 की इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो हमने तो वो काम पार्टी के लिए करे। जब भी अब जैसे इलेक्शन हुए डॉक्टर साहब के, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2019 में, मैं पार्टी के लिए ईमानदारी से मैंने मेहनत करी। अपने अमित चौधरी जी का इलेक्शन हुआ जिला पंचायत का, तन मन धन से साथ में था। जबकि हमारे कपिल छोकर बीरमपुर से जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन मैंने सोचा पहले, सबसे पहले हमारी पार्टी है, पार्टी के लिए कभी भी कोई भी आदमी गद्दारी ना करे। आज पार्टी उस जगह है, अगर मेहनती और अच्छे कार्यकर्ता थे तो पार्टी आज देखो कहाँ है। सबने मेहनत करी ना, सबका उस यज्ञ में सबका एक वो रहा है योगदान। तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने ना, भाई विश्वास है ना लोगों का। उसके बाद 17 में योगी जी की सरकार बनी, धीरेन्द्र सिंह जी को टिकट मिली। हम उनके साथ भी तन मन धन से रहे भाई। मन में कोई छल कपट नहीं रखी कि यार इनको टिकट मिल गई, मैं मांग रहा था तो पार्टी के खिलाफ चले जाओ। लेकिन थोड़ा सा एक दुख है जी, क्या मैं जिलाध्यक्ष लायक भी नहीं था क्या पार्टी के अंदर, एक बात रखी जाए तो जी भाई। मैं अपने मेरे लोगों से, जो मेरे क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, युवा हैं, उनको मेरे से क्या उम्मीद है भाई? उम्मीद ये है ना कि भाई हमारा कोई काम आए, हमारा भाई हमारे जो साथ में जो लगे हैं वो सोचते कि हमारे भाई कुछ काम करा दे। अब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप काम क्या कराओगे? बताओ, अपनी जेब से दे करके ही तो करा सकते हो जो भी करा। तो क्या आप नाराज होकर पार्टी से अलग हो रहे हैं? देखो, मेरा मेन मुद्दा तो जनता की सेवा करना है। वो चाहे आप अपनी जेब से पैसा लगा के सेवा करो, अपना टाइम दे करके सेवा करो, या फिर किसी पार्टी से इलेक्शन लड़के, जो भी है वो डबल वो हो जाता है कि एक तो सत्ताधारी पार्टी में अगर कुछ आपको पद मिल गया तो एक गवर्नमेंट की तरफ से भी है, जो सरकार है उसकी तरफ से भी मदद करा सकते हो। एक आपकी जो अपनी भावना है अंदर से जो आप कमाते हो, उसमें से कुछ अपनी जनता के लिए खर्चा कर सकते हो, और करने में बुराई भी नहीं है जी। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने पक्का मन बना लिया है 2027 के लिए। क्या तैयारी चल रही है? देखो, तैयारी मैं 12 में भी टिकट मांगी मैंने, 17 में भी, 22 में भी, और 26 आ गई। 27 में शायद ये जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे। मैंने पिछले 6 महीने से अपना पूरा एज ए इंडिपेंडेंट मैं तैयारी कर रहा हूँ। रही बात मेरी जनता, मेरे लोग, मेरे अपने लोग, मेरा क्षेत्र, वही डंडा और झंडा तय करेंगे कि हमें करना क्या है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद लगा रहे हैं आप कहीं ना कहीं? देखो, मेरे को कोई भी पार्टी टिकट देगी, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2 बार के सिटिंग विधायक हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? जानता है उनको भी बड़े अच्छे से, उन्होंने जनता के साथ क्या करा, बहुत अच्छे से जनता को, हमारी जनता को पता है कि जो आपसी फूट डलवानी, हम वो कह रहे हैं मेढक, अरे बरसाती टाइम में मेढक भी निकलेंगे, मेढक बोलेंगे भी। आप तो खुद ही विधायक बन गए। बोला, आप ही को बोला था, करे चंचल जी आप तो इलेक्शन की बात ही मत करो, तीसरी बार तो ताज हमारे सर पे है। तो क्या जनता तय करेगी
जो हमारी क्षेत्र युवा माता बहनें तय करेंगी या वो खुद से ही अपना आप बन जाएंगे बिगड़ इलेक्शन के? आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। गलत है, सही है? सही बात है। हाँ, जनता ही तय करती है, लोकतंत्र है। नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, अब वो जमाना नहीं रहा कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अब बहुत होशियार है, हर चीज समझते हैं। और जो आप क्षेत्र के साथ कर रहे हो, वो एक एक रिपोर्ट आपकी हर जगह है, पूरे क्षेत्र में है। आपने जो काम किया है, आपने रामपुर का देखा होगा, जमीन पर कब्जा कर लिया था, तो क्या उनसे इनके क्या पता नहीं है? लोगों को, जनता को नहीं पता कि क्या होने वाला है? क्या तीसरी बार देंगे क्या इनको मौका? जनता देगी? ये तानाशाही चल रही है भाई साहब, संचलित तानाशाही है बिल्कुल जी। और ये तानाशाही अगर दोबारा और मिल गई तो ये हमारे जेवर क्षेत्र को तो गुलाम बना देंगे। युवाओं का क्या भविष्य होगा? कोई भविष्य है? जेवर एयरपोर्ट में जब ये जमीनें गई तो रिटर्न में लिख के दिया हुआ है कि भाई हम सरकारी नौकरी देंगे। अब सरकार उस लिखे हुए को अपने वादे से मुकर रही है, तो क्या जनप्रतिनिधि का काम नहीं है अपने लोगों के लिए, अपने युवाओं के लिए लड़ना? आप यहाँ से जहाज में भर के ले गए बुजुर्गों को और उनको एक फार्म हाउस में बैठ के एक एक आदमी को पढ़ा के आप ले जा रहे हो। मेरे को लगता नहीं हमारे लोग जो क्षेत्र के वो अनपढ़ है, गंवा रहे, उनको पता नहीं है सब कुछ। अरे आप इतने बुजुर्ग लोग गए थे, आपको थोड़ी तो ये होना चाहिए कि वो हमारे जो युवा पूरे दिन गर्मी में मरते हैं वहां बेचारे, वहां बैठे गेट पे एयरपोर्ट के इतनी गर्मी में, एक तो बोल देता कम से कम। अगर मुख्यमंत्री के पास ये बात जाती तो क्या कुछ हल नहीं होता? हल निकलता। लेकिन कोई भी नहीं बोलना चाह रहा। अभी क्या है उसका भी बता देता हूं, नौकरी इनको मिलेगी और किस टाइम पे मिलेगी बता देता। जब इलेक्शन बिल्कुल पीक पे होगा तो इन्हें तोड़ने के लिए ले जाया जाएगा यहाँ से। भाई इलेक्शन लड़ना है, बता रहा हूँ आगे की रणनीति मेरे को सब पता है। नहीं, बीच में पहुंचे थे विधायक और उनके प्रतिनिधि भी पहुंचे थे, वो सब आश्वासन दिया था, लेकिन उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो इसमें कहीं ना कहीं विघ्न डाल रहे हैं। वो सब दिखावा है, सिर्फ दिखावा। एक पेपर पे, प्लेन पेपर पर लिख के आपकी नौकरी लग गई। कौन सा तुक है यार, ये तो बताओ। कहीं कोई है, कोई किसी उसमें है? अरे ये बच्चे पागल हैं क्या? ये लड़के हमारे युवा भाई पागल हैं, ये समझते नहीं सब कुछ। लेकिन कुछ लोग भी हमारे ऐसे जो आपस में फूट डाल देते हैं। वो जब भी मैं उनको ले जाने की कहीं बात करता हूँ, बीच में कोई ना कोई टांग अड़ा देता है, वो फिर बैक मार जाते हैं। मैं तो 2-3 बार बोल चुका हूँ, भाई बैठ मेरे साथ मीटिंग करोगे तो फिर जान चली जाए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे फिर उसके बाद। लेकिन वो कोई ना कोई बीच में आके ऐसा घी डाल देता है उसमें और वो फिर बैक मार जाते हैं। कहीं तो कोई ना कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश चल रही है इसमें। और इनको जो मुद्दा नौकरी वाला है, देखना आप इलेक्शन से 1 महीने पहले इनकी नौकरी भी लगेगी और 4 महीने ये करेंगे भी, और किसी ना किसी कमी पे इनको बाहर भी निकाल दिया जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। तो आपने ये सूत्र कहाँ से निकाले हैं कि इन्हें नौकरी भी मिलेगी? देखो, मेरे को भी इस जनता की सेवा करते 16 साल हो गए। बहुत नेताओं से मिला हूँ, मेरे को उनको देखा है मैंने, बड़े अच्छे करीबी से देखा है। उनके पास में बैठता भी हूँ, वो कैसे डिप्लोमेटिक आदमी लोग हैं वो सब जानता हूँ। तो ये तो कह रहा भावनाएं अच्छी होनी चाहिए यार। दिमाग से तो दुनिया करती है, तो आपके दिल की भावनाएं अगर सही हैं, अंदर आत्मा अच्छी है, तभी तो आप काम कर पाओगे जनता के लिए। जोगेंद्र भाई, आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। अभी मैं सिर्फ जेवर की बात करूं तो जेवर में आपको कौन सी मुख्य ऐसी समस्याएं नजर आती हैं जिनको आप मुद्दा बनाकर ये कहेंगे कि भाई मैं लोगों के लिए ये काम करूंगा? मैं आपसे 4 समस्याएं जाननी चाहूंगा। देखो, मैं हमारी जो आपने पहले भी बाइट ली थी, हमारे गांव वाली जो मीटिंग थी, सबसे पहला मुद्दा था रोजगार का, हमारे युवाओं। हाँ, रोजगार का, उसकी बात करिए। वो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहला मुद्दा मेरा रोजगार है अपने भाइयों के लिए। उसके बाद जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मेरी अपनी खुद की दिल की भावना है कि हमारे जो 50 या 65 के आसपास जो प्लस है, उनके लिए कुछ ऐसा सरकार से एक रिक्वेस्ट करके कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं जिनका उनका फिर देखो कमाने खाने वाला तो कोई सिस्टम रहता नहीं है। कुछ लोग हमारे परिवार ऐसे हैं जो हमारे बुजुर्गों पर ध्यान नहीं देते। तो ऐसा कुछ मेरा कुछ मुद्दे हैं जो लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के हैं। अच्छा। जैसे कि उनका फ्री चेकअप करवाना, उनके लिए जैसे हमारी गांव चौपाल होती है, ऐसी कुछ चौपाल बनवा देना जहां वो रह सकते हैं अच्छे से, 10-20 बुजुर्ग आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। जो हमारी विधवा
जो हमारी बहन बेटियां महिलाएं हैं उनके लिए विधवा पेंशन योजना हर किसी को मिलनी चाहिए, जो कि पूरे तरीके से नहीं जा रही है उनके पास। देखो एक मान लो किसी का हस्बैंड खत्म हो गया, घर कैसे चलेगा उनको? राशन मिल जाता मान लिया हमने, लेकिन खाली राशन से भी तो काम नहीं चलता, पैसे भी तो चाहिए, 4,000 5,000 महीने के, 2,000 कुछ भी तो खर्चा होता है। अब भारी बीमारी है, बीमार हो जाता है आदमी, कुछ भी मतलब जिन बुजुर्गों के पास कोई भी सहारा नहीं है, उनके लिए कोई ना कोई सुविधा सहारा होना, जो सुविधा है वो पहुंचाना मेरा दूसरा है। एक है, आपने देखा होगा जेवर जो ये टोल है, इसके आगे जो हमें खुर्जा वाला पुल है, इस पे जो सीढ़ियां, मेरा पिछले 5 साल पहले भी ये मेरा मन था बनवाने का, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि ये मतलब यमुना एक्सप्रेस वाले बनाने नहीं देंगे। अब क्या हमने सोच लिया कि हम बनवाएंगे, और नहीं बनाने देंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। भाई हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें गिरी हैं, कई चोट भी लगी है उनको, इसमें मेरा मन है कि हम 2-1 दिन में इसमें काम स्टार्ट कराएंगे। अगर ये रोकेंगे ना तो फिर हम धरना देंगे, या तो फिर अब तक आप संबंधित, एक तो दयानतपुर पे है, सॉरी एक दयानतपुर पे है, एक शायद ये खुर्जा वाला पुल है, इस पे है, एक आध और भी है ऐसे पॉइंट जहाँ पे 2 से 3 जगह हैं जहाँ पे उतार चढ़ाव की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो ये एक मुद्दा। तो अब तक तो आप बीजेपी में रहे, आपने अब तक आवाज क्यों नहीं उठाई इस मुद्दे को लेकर? तो समस्या तो काफी लंबे समय से। मैंने तो युवाओं के टोल के लिए भी आवाज उठाई थी। मैंने तो इस सीढ़ियों वाला जो मुद्दा ये पिछली बार भी उठाया था, आपको शायद याद हो, मेरी आपकी चर्चा भी हुई थी इस विषय पे, और जो सीढ़ी वाला है ये दबा दिया गया उस टाइम कि भाई ठीक है हम गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अब मैं चाह रहा हूं कि चाहे ये भले ही सरकार के खिलाफ जाके मेरे को ये काम कराना पड़े, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए ये काम करवाऊंगा। योगेंद्र भाई, मैं आपको बता दूं कि दरअसल इन सीढ़ियों को बनाने के लिए शिलापट्ट पर शिलान्यास का भी बोर्ड लग चुका है, मतलब कहने का इन सीढ़ियों का शिलान्यास हो चुका है। अच्छा, हाँ जी, और उसके बावजूद भी यहाँ सीढ़ियां नहीं बनाई जा रही हैं। उसके अलावा ऊपर मैंने भी कुछ दिन पहले न्यूज चलाई थी इसको लेकर कि वहां बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर सवारियों का खड़ा होना मना है। ये मतलब आम आदमी एक्सप्रेस वे पर नहीं चढ़ेगा, प्लस यहाँ पर गाड़ियों का रुकना मना है। एक तरफ तो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो पूरा राजस्व ले रही है, उसे पूरा फायदा हो रहा है रोडवेज बस चलने का। दूसरी ओर उन्होंने ये भी अपने ऊपर से ब्लेम हटा दिया है कि कल को यदि यहाँ पे कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई वारदात हो जाती है, तो जिम्मेदारी उनकी नहीं है। अच्छा। मतलब चट भी अपनी कर रखी है, पट भी अपनी। चलो एक बात बताओ, जो ये जो आप बता रहे हो रोडवेज बसें चल रही है, ये एक्सप्रेस हाईवे बना है, किसके लिए बना? जनता के लिए बना, जनता की सुविधा के लिए बना। तो आप नीचे कट बनाओ, सारी बसों को नीचे उतारो, जनता को वहां जो ऊपर जाके वो अपने मेहनत करके ऊपर चढ़ के जो सुविधाएं ले रहे हैं, वो जहां भी जाना है वो काम आप नीचे कराओ ना, ग्राउंड पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो कराओ, और ये होना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे वो। अभी कुछ भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अगली बार वोटों का जो वो है ना दिखाने के लिए, तब तक 2-4 लोग और मरो गिरो, हाथ पैर तोड़ो अपने। उन्हें मैंने बोला ना, भावनाएं होनी। पिछले 8-10 साल से मैं कम से कम कई न्यूज बना चुका हूँ, और लोग उन न्यूज को लेकर सक्रिय हुए हैं, उम्मीद लगाई है। कुछ संगठन है, उन्होंने भी व्यवस्था बनाई है कि भाई चलो बनवा दें। पता नहीं ऐसा कौन सा अड़ंगा लगता है कि वहां सीढ़ियां नहीं बन पाती। अगले 2 दिन में स्टार्ट कराएंगे। अच्छा, अगले 2 दिन में स्टार्ट कराएंगे, और जब कोई रोकेगा तो फिर हम अपनी जो मेरे क्षेत्र की जनता है, सम्मानित मेरे बुजुर्ग युवा, सबको इकट्ठा करके यहाँ फिर हम धरना देंगे, देखेंगे कैसे रोकेंगे। अच्छा योगेंद्र भाई, जेवर में एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बना है, एशिया का नंबर 1, ऐसा सरकार के अधिकारी कहते हैं, लोग कहते हैं। जेवर की सड़कें की अगर हम बात करें ना, चाहे अलीगढ़ रोड हो या खुर्जा रोड हो या फिर एयरपोर्ट वाला ही रोड हो, सड़क की व्यवस्था ऐसी है कि आप बिना गड्ढे के, बिना झटके के नहीं निकल सकते। क्या जेवर की सड़कें यही डिजर्व करती हैं कि जेवर में एयरपोर्ट बना हुआ है और जेवर की सड़कें तक व्यवस्थित ना हो? देखो, तो उसके लिए आप कैसे देखते हैं? क्या आपको मुद्दा नजर आता है इस चीज में? शर्मा जी, क्या है बात, मैं बताता हूँ आपको। जब आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद बने, मंत्री बने, उड्डयन मंत्री बने थे, तो ये प्रोजेक्ट उनका दिया हुआ, ये तो अलवर चला गया था। अलवर से वो अपने ऊपर पूरी अपनी जिम्मेदारी पे लग करके ये जेवर में लेकर के आए इसको। कुछ आपस की राजनीतिक लड़ाई ऐसी रही, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो अच्छे काम हो रहे थे, जो रोड भी बनते, हमारे किसानों को मुआवजा भी अच्छा मिलता,
तो कुल मिला के इस लड़ाई में हमारे किसानों का हमारा अपना नुकसान हुआ। मैं भी एक किसान हूँ, मेरा गांव भी शिफ्ट हुआ है, जैनतपुर खेड़ा विस्थापित हुआ है। हमें आरआर कॉलोनी में प्लॉट दिया गया जिसमें कभी ना सफाई होती है, ना कोई मेंटेनेंस होता है, ना कोई किसी गटर की सफाई होती है। मच्छर, सांप, कीड़े सब वो बहुत बताते दिखाते हैं उसको। उड़ता हुआ जेवर, ये उड़ता हुआ जेवर है। यहाँ पर सड़कें अगर इनकी पोल खोली जाए, जैसे वो क्या नाम है उनका, शर्मा जी का, वो पोल खोल अभियान चला रहे हैं, तो सही में चला तो ठीक रहे हैं वो, तो पोल खुल भी रही है। और हकीकत में सबको पता भी जनता को कि रोडों की क्या स्थिति है। अब एक बात बताओ, आपने इतना बड़ा एयरपोर्ट दिया तो कनेक्टिविटी है, कोई रोड है, ट्रांसपोर्ट है, आपने इलेक्ट्रिक बस से चला दी, कहीं कोई स्टैंड नहीं है, न किसी बुजुर्ग को बैठने का कोई बस स्टैंड है कहीं पे, ना कोई आने जाने की ऐसी कोई सुविधा है। आप सीधा सब कुछ उड़ता हुआ काम कर रहे हो। अरे पहले रोड तो बनवा लो। पहले क्षेत्र के सारे रोड आपने काट दिए, ज्यादा रोड था उसको काट के उसकी जगह कहीं रोड बना। आज हम भी जाते हैं, जैसे रनेरा जाना होता है तो अपने गांव पे जाते हैं, फिर वो दीवार के साथ साथ इतना इतना गंदा रास्ता है वो कि बाइक नहीं जा सकती वहां पे, गाड़ी तो जब जाएगी। लेकिन किसी की कोई नजर नहीं हो, सिर्फ उनको एक मीडिया में दिखाना है उड़ता हुआ जेवर। मैं फिर एक बार आपकी बात काटूंगा। आप अब तक 16 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे, सत्ताधारी पार्टी में थे, आपने जमकर आवाज क्यों नहीं उठाई कि भाई मैं इस पार्टी में हूं और यहाँ ये आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे तमाम गांवों से प्रधानी खत्म हो चुकी है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं और वहां यमुना अथॉरिटी का प्रशासन काम करता है। वो सभी गांव अपने आप की दुर्दशा के लिए आज रो रहे हैं। सड़कों की व्यवस्था, पोखर के पानी का ना जाना, प्लस नालियों की सफाई ना होना, ये सारी व्यवस्थाएं पहले ग्राम के प्रधान देखते थे, अब उन गांवों में प्रधान नहीं है। तो जिम्मेदारी बनती है यमुना अथॉरिटी की। बिल्कुल बनती है। और वो गांव आज भी रोते हैं। उनकी तमाम पोस्ट मेरे फोन में पड़ी है कि सर हमारे गांव की खबर चलाइए, हमारे गांव की खबर चलाइए। तो आपने क्यों आवाज नहीं उठाई और भविष्य में आप कैसे देखते हैं? अरुणवीर सिंह जी जब यमुना प्राधिकरण के सीईओ थे ना, जितने मैं अपने लोगों को लेके गया और जितने लेटर मैंने लिखवाए हैं शायद ही किसी ने लिखे होंगे, यार बताओ। लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है ना, वो ऐसे हैं कि बस योगेंद्र के कहने से कोई काम ना हो जाए, फिर उनके नंबर खत्म हो जाएंगे। चाहे थाने का काम हो, चाहे वो यमुना प्राधिकरण का काम हो। अब भाई एक सामने वाला सीट मांग रहा है और प्रेजेंट का एमएलए है, तो कैसे आपकी चलने देगा? पूछ रहा हूं आपसे यार, अपनी कुर्सी को छीनने देगा क्या? ये बोल दिया गया थाने तक में भी कि अगर योगेंद्र का फोन आता है तो उसकी कोई बात सुननी नहीं है। तो आपके कैसे लोगों के वर्तमान में मान लीजिए कि सारी चीजें सुचारू चलती हैं और आपको मौका मिलता है जनता की सेवा का, तो आप क्या क्या काम करवाएंगे? देखो, सबसे पहले मेरा तो एक ही प्रयास सबसे पहले ये रहेगा कि जो मैंने अभी 2-3 मुद्दे बताए थे, स्वास्थ्य, उसके बाद जैसे ये अपना रोजगार, जो हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं उनका जरूरत का जो भी उनकी सुविधाएं हैं वो करना जो काम है। दूसरा, जो हमारे आपस में ये लोग फूट डलवाते हैं भाई, थाने चौकी, ये सबसे पहले ये भी खत्म होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि थाने में एक सिंगल रिपोर्ट ना हो। आप प्रतिनिधि हो, आप दोनों पार्टी को बुलाओ, आप चाहे उनके दोनों के खड़े होकर हाथ जोड़ो, मामला थाने तक ना जाए, वहीं खत्म करा दो। एक मेरी ये सोच भी है कि मामला थाने तक नहीं जाना चाहिए। अगर आप वाकई में सच्चे सेवक हो तो आपकी विधानसभा में तो कोई लोकल केस होना ही नहीं चाहिए। भोपाल वाला देखा होगा आपने, क्या हुआ। आप उनकी मदद कर रहे हो, जो सच्चे, जो हकीकत में जो दोषी है, और निर्दोष आपने फंसा दिए। क्या हुआ उसको? राजनीति की वो तो है सब। आदरणीय मंत्री हमारे सांसद जी भी आए, सब कुछ हुआ, मीडिया आई कोई? हाँ, नेशनल मीडिया तो नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने पूरा उस केस को, कितना दबाव है। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या है टोल को लेकर जी। जो लोकल के लोग हैं वो भी आज टोल के लिए परेशान हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निकल जाते हैं अपने अपने रसूख से, अपने अपने तरीके से, लेकिन एक आम आदमी कब तक इस टोल के दंश को झेलेगा? ना ही तो टोल में कोई अभी व्यवस्था बन पा रही है और ना ही सर्विस रोड अभी तक ओके हुआ है।
देखो, टोल वाला मुद्दा तो आपने देखा कि पूरे इंडिया में कहीं ऐसा है नहीं कि लोकल के लिए आप टोल वसूलो। ये तो बिल्कुल गलत है। कम से कम उन युवाओं को तो छोड़ दो जो बेचारे 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी करने जाते हैं, आप उस बाइक से भी टोल लेते हैं। गाड़ी तो छोड़ दो, कोई गाड़ी वाला तो सामर्थ्य चलो ठीक है दे सकता है, लेकिन एक बाइक पे जो आदमी 15-20 हजार के जो युवा जॉब करने जा रहा है, उससे भी शायद मेरे को लगता है 60-70 रुपए लेते हैं बाइक से भी, जो मेरे को लगता है। तो ये मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं युवाओं के लिए सबके लिए टोल ही हटवा दूंगा, यहाँ से फ्री कराऊं। आप सिर्फ उनको लोगे टोल वसूलोगे जो यहाँ लोग बाहर से आ रहे हैं, जो एयरपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे हैवी लोडिंग वाहन होता है, वो लोकल आदमियों के लिए वो अपना सिर्फ आधार कार्ड दिखाएगा और इसको क्रॉस करेगा, निकलेगा। तो ये मुद्दा भी आने वाले समय में अब क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि शायद फरवरी में चुनाव की डेट रखी गई है, तो आप अभी किस पार्टी से उम्मीद लगा रहे हैं या फिर निर्दलीय का भी विचार हो सकता है? जेब में किसी के वोट नहीं, जनता ही तय करती है। क्या वो कमल के फूल पे वो बटन दबाएगी या हाथी पे बटन दबाएगी? हाँ, जनता ही तय करेगी। ठीक है। और मैंने तो अपने जो सम्मानित जनता है क्षेत्र की, उनके ऊपर छोड़ दिया है। वो मेरा डंडा और झंडा कहाँ उठा के मेरे को लेके जाएंगे, वहां जाएंगे। अच्छा, सिंबल से ही जाएंगे या फिर डायरेक्ट सिंबल से ही जाएंगे? ये तो बिल्कुल तय। कभी सिंबल से कुछ ऊंच नीच हो जाए तो नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा, मन पक्का है कि हाँ करेंगे। 2-3 ऑफर है, अभी 2 ऑफर तो हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी सब अपने लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, अपने क्षेत्र में हर किसी से पूछ रहा हूँ। अब वो सब बोल देंगे कि भाई ठीक है, अब हम देखो वोट तो उन्हीं के पास है, मेरे पास नहीं। वो सब सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो जब आशीर्वाद पूरा मिल ही जाएगा सबका क्षेत्र का, तो फिर कोई भी बटन तो कहीं ना कहीं दब ही जाएगा। तो तमाम लोग देख रहे हैं आपको, अगर कोई मैसेज देना हो तो जो आपको फॉलो तो कर रहे हैं लोग इस वक्त, तमाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सभी से, अपने क्षेत्र के जितने भी मेरे युवा, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, सर्व समाज से मैं एक निवेदन करूंगा कि आपका बेटा, आपका भाई 2027 में इस बार आपके बीच आना चाहता है। आप अपना आशीर्वाद दे करके, और आप ही बताइए मेरे को किस तरफ जाना चाहिए। मेरा मन है कि मैं आपकी सेवा करूं और निरंतर इसी हिसाब से मैं अपने क्षेत्र में आपके बीच रहूं। तो आज हमारे साथ इस वार्ता में योगेंद्र सिंह छौकर रहे, अपने मन की बात कही, मुद्दों को लेकर बात की और तमाम तरह की जो समस्याएं लोगों के सामने आती हैं उनको लेकर बात की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट गेस्ट के आने तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।